नमस्कार साथियों। आज की कहानी एक ऐसे पुत्र की कहानी है, एक ऐसे बेटे की कहानी है जिसने सारे रिश्ते को शर्मसार कर दिया और अपने माँ और बाप को दोनों को कत्ल कर दिया। कत्ल कैसे किया गया हम जानते हैं कि वो बेटा अपने ही घर में, अपने माँ बाप के घर में ही चुपके से सीढ़ियों से चढ़ता है, दूसरी तरफ से चढ़ता है और जब वो छत के ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ अलग कमरे में सोई हुई है, वहाँ पंखा चल रहा होता है और उसका पिता वो अलग कमरे में, कमरे के बाहर बरामदे के अंदर सो रहे होते हैं। अब वो पिता के पास पहुंच जाता है और उसके हाथ में एक ऐसा हथियार होता है जिसको देखकर सब दंग रह जाएंगे। उसके हाथ में एक होती है ड्रिल मशीन, जिससे कहीं सुराख किया जाता है या छेद किया जाता है। वो ड्रिल मशीन के साथ में वो अपने पिता के पास पहुंच जाता है। वहाँ देखता है कि पिता के पास एक तूफानी पंखा चल रहा होता है, जिसकी हवा में वो पूरी निद्रा में उसके पिता सोए हुए थे। जो उस पंखे का पिलक जहाँ लगा हुआ था, जिस स्विच में, उस स्विच के पास पहुँचता है और जो ड्रिल मशीन की डोरी थी उसको वहाँ तक ले जाता है और उस स्विच में से पंखे का प्लग निकाल देता है। जो तूफानी पंखा चल रहा होता है, जिसकी हवा में वो आराम की नींद सो रहे होते हैं उसके पिता, और उसके स्थान पर ड्रिल मशीन का प्लग वहाँ लगा देता है। अब वो ड्रिल मशीन को लेकर उस पिता के सर के पास पहुँच जाता है। अब वो देखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिता बोल पड़े, पिता की आवाज़ निकल जाए, चीख निकल जाए। वो एक हाथ से पिता का मुंह दबाता है और मुंह दबाने के साथ में दूसरे हाथ से और ड्रिल मशीन से पहले उनके सर में आर पार छेद कर देता है। छेद करने के साथ ही उस सर से खून के फव्वारे से फूटने लगे, जिसके फव्वारे, उसके छींटे उसके कपड़ों पर भी और आसपास भी बिखरने लगे। ड्रिल मशीन से लगातार छेद करता है वो। उसके बाद इस पर भी नहीं रुकता, वो दूसरा छेद उनके गले में कर रहा होता है। इतने पर ही जब ड्रिल मशीन की आवाज़, चूंकि वो आवाज़ कुछ ज़ोर से करती है आवाज़, तो उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी माता भी वहाँ पहुँच जाती है और माता, उसकी माँ वहाँ उस दृश्य को देखकर हैरान रह जाती है। वो अपने बेटे से लाख मिन्नतें करती है कि बेटा तू ये कदम मत उठा। वो बेटे से, बेटा कहता है कि माँ तू चुप हो जा, मैं आज अपने पिता से बदला ले रहा हूँ। बदला किस चीज़ का लेना था वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊँगा। तो वो माँ से कहता है कि मैं पिता से बदला ले रहा हूँ, तू मेरा साथ दे, इन पिता ने बहुत सताया है और मेरा साथ दो। वो कहती है कि मैं साथ तेरा नहीं दूंगी, मैं किसी कीमत पे नहीं दूंगी साथ तेरा, और ये मेरे पति हैं, मैं पति के साथ रहूंगी। ये कदम बिल्कुल गलत है, लड़ाई झगड़ा अलग विषय है, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दे सकूंगी। तू ऐसा कदम मत उठा जिससे इतनी बड़ी जनहानि हो जाए, इतना बड़ा कलंक लग जाए। वो खूब कहता, लेकिन माँ मना करती है। जब मना करने के बाद माँ अपने सुहाग को, अपने पति को की लाश देखकर, उनका खून देखकर उसकी जो रोने लगती है, उसकी चीख निकलने लगती है। तो वो ड्रिल मशीन को अलग करता है, बाप के जो गर्दन में छेद कर रहा था वहाँ से अलग हटाता है और माँ का गला दबा लेता है। माँ को भी पकड़ता है ज़बरदस्ती और माँ के सर में भी वो छेद कर देता है, वो सुराख कर देता है ड्रिल मशीन से, फिर उसके गले में छेद करता है। अब वो दोनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। अब उसके सामने ये मुसीबत खड़ी हो गई। बड़ी ही चालाकी के साथ वो आया था और चालाकी से ही वो चाहता था कि इस पिता का कत्ल करके इसको घटना का, एक दुर्घटना का अंजाम दिया जाए कि दुर्घटना हो गई, किस तरीके से कैसे होगी, बाहर इसको छुपाया जाएगा। लेकिन परिस्थितियां यहाँ आकर बदल गई। उसे एक के स्थान पर दो का कत्ल करना पड़ा। माँ को भी मारना पड़ा, पिता तो मार ही दिए थे। अब उसके सामने मुसीबत थी कि वो उन दोनों लाशों को छुपाए कहाँ, कहाँ लेकर जाए। अकेला वो था, लेकर कहाँ जाए। उधर देखता है कि सारे कमरे में, वहाँ बरामदे के अंदर खून ही खून हो रहा था। वो सबसे पहले दोनों की लाशें वहाँ पड़ी थी। लाशों को एक जगह इकट्ठा करता है, ऊपर तले रख देता है। ऊपर तला रखने के बाद में वहाँ जो खून पड़ा था होता है, उस खून को कपड़ों से साफ करता है। जो छींटे दीवारों पर थे उनको भी साफ करता है। साफ करने के बाद वो उन
लाशों को ले जाने का जुगाड़ करता है कि इनको किस तरीके से कैसे कहाँ पहुँचाया जाए, और वो बड़ी मुश्किल से ले जाकर एक वो नदी में डालता है। लेकिन वो क्यों डालता है, उसके साथ ऐसी क्यों घटना की, उसने क्या ऐसी वजह थी कि उसने माँ को भी मार दिया और पिता को भी मार दिया, आखिर पिता से किस प्रकार का वो बदला लेना चाहता था। तो इस बात की सारे प्रश्नों के उत्तर समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। ये घटना है हरियाणा प्रदेश के करनाल की। करनाल के पास में एक गांव होता कमालपुर रोडान। कमालपुर रोडान में महेंद्र सिंह होते। महेंद्र सिंह का परिवार बड़ी राजी खुशी अपना गुजारा करता है। खेती का काम है, खेती से अपने परिवार की महेंद्र सिंह बड़ी अच्छी से गुजर बसर करते हैं। परिवार 3 एकड़ के करीब उनके पास ज़मीन होती है। 3 एकड़ ज़मीन में परिवार की बड़ी अच्छी तरीके से वो गुजर बसर करते हैं। और उनकी पत्नी राजबाला उनके साथ में महेंद्र सिंह के साथ होती है, और उनके 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। उस बच्चे का नाम, एक लड़के का नाम होता है हिम्मत सिंह और दूसरी उनकी बेटी होती है। बड़ा अच्छा गुजर बसर करते हैं। लेकिन इसी दौरान में एक ऐसा ज़िंदगी के अंदर मोड़ आता है कि उनके पिता महेंद्र सिंह, हिम्मत सिंह के पिता महेंद्र सिंह को दारू पीने की आदत लग जाती है। और वो आदत ऐसी लग जाती है, वो उसका बचपना होता है, उस बचपने में वो दारू पीने की हालात में घर में आकर उसके पिता झगड़ा करते थे महेंद्र सिंह, और मारपीट भी उसकी माँ के साथ किया करते थे। अब उस दृश्य को सारे को हिम्मत सिंह देखता था, और हिम्मत सिंह के अंदर अपने पिता के प्रति नफरत पैदा होनी शुरू हो गई कि ये आदमी दारू पीकर नशा करके मेरी माँ के साथ गाली गलौज करता है और मारपीट भी करता है। उसके अंदर पिता के प्रति नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है। उस वक्त महज उसकी उम्र 13 वर्ष की होती है। वो आप अपने पिता से नफरत करना शुरू कर देता है। कई बार आपस में दोनों बाप बेटों का झगड़ा भी होता है। लेकिन ये समय गुजरता चला गया, और हिम्मत सिंह और उसकी बहन दोनों बड़ी हो गए। लेकिन घर में विवाद रहने के कारण माँ के अंदर ये ख्याल आया कि इस घर के अंदर तो विवाद रहते हैं, भाई बेटी की शादी कर दी जाए। उन्होंने बेटी की, यानी कि हिम्मत सिंह ने और उसके पिता महेंद्र सिंह ने अपनी बेटी की शादी वो कर देते हैं। वो अपने घर को चली जाती है। लेकिन उस घर में, यानी कि उनके घर के अंदर का माहौल अभी भी शांत नहीं था। दोनों बाप और बेटा दोनों आपस में झगड़ा किया करते थे, और झगड़ा उनका कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो गया। जब ये झगड़ा बढ़ना शुरू हुआ, तो उस बेटे ने, यानी कि हिम्मत सिंह ने सोचा कि अभी घर में काफ़ी विवाद, मेरी बात नहीं बनती है, मेरे विचार मेरे पिता से नहीं मिलते हैं। वो दारू पीते हैं, नशा करते हैं, और असभ्यता के साथ पेश आते हैं। वो वहाँ से अपने घर को छोड़कर वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है, और दिल्ली के अंदर वो मजदूरी करनी शुरू कर देता है। लेकिन दिल्ली चूँकि भाई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और उसके अंदर वो उस मजदूरी से अपनी गुजर बसर नहीं कर पाता। मजदूरी करके वो अपना पेट पालने में असक्षम हो जाता है। वो गुजारा बसारा नहीं कर पाता। फिर उसके अंदर वही ख्याल आता है जब दिल्ली रहता है कि यार, यहाँ तो तेरी गुजर बसर हो नहीं रही, तू घर चल, वापस अपने करनाल चल। करनाल पास में शहर है, उसके अंदर ही कोई ऐसा धंधा ढूंढ ले जिससे तेरी आगे की ज़िंदगी सही तरीके से चल सके, गुजर बसर हो सके। वो वापस लौटकर घर आ जाता है। घर लौटकर आता है तो वो कहता है कि जी घर मैं कुछ काम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो फिर दोनों में बाप बेटों के अंदर आपस में तनातनी हो जाती है। इसी बीच में माँ को ये ख्याल आता है कि इस तनातनी का माहौल कैसे कम हो। उस माँ ने उस बेटे की शादी की सोची, और शादी के लिए वो घर ढूंढना शुरू कर देती है, और उसकी शादी करा देती है पानीपत से। पानीपत से उसके बेटे हिम्मत सिंह की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद सोचती है कि शायद घर की जो कलह है वो कम हो जाएगी। लेकिन घर की कलह कम होने की बजाय घर का माहौल और अधिक खराब होता चला गया। खराब तो तब होता चला गया कि उस जो हिम्मत सिंह था, उसका ये आरोप होता है कि उसके पिता की गलत नज़र, उसके पिता की बुरी नज़र उसकी पत्नी पर भी रहती है। वो इतना नशा करता है। वो विवाद उनके अंदर कम होने की बजाय बढ़ता चला जाता है। वो कहता है कि मैं घर का मालिक बनूंगा, अब आपकी उम्र ऐसी हो गई है कि आप अपने घर बैठो, आराम करो, इस घर का खर्चा उर्चा जो भी कुछ है
सारा मैं चलाऊंगा। लेकिन पिता भी कम नहीं थे। पिता ने कहा कि मैं तुझे बिल्कुल एक कौड़ी नहीं दूंगा, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दूंगा, ना कोई संपत्ति में हिस्सा दूंगा। संपत्ति को लेकर अब ये विवाद खड़ा हो जाता है और विवाद यहाँ तक पहुँच जाता है कि वो कोर्ट में पहुँच जाते हैं दोनों। वो कहता है कि मैं तुझे संपत्ति से बेदखल करता हूँ, कोई संपत्ति में तुझे हिस्सा नहीं दूंगा। बेटा कहता है कि मुझे संपत्ति में हिस्सा चाहिए। इस बात को लेकर दोनों कोर्ट में पहुँच जाते हैं और घटना होने के कुछ पहले दोनों को कोर्ट में तारीख में गए थे और दोनों का आपस में झगड़ा भी होता है। लेकिन इसी बीच में वो जब वहाँ से अलग हो जाता है अपने घर से और वहाँ से निकल जाता है, घर से निकल के करनाल के पास ही उचाना गांव में एक किराए के कमरे पर अपनी पत्नी के साथ वो रहना शुरू कर देता है। इसी बीच में उसकी पत्नी भी गर्भवती हो जाती है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था, झगड़े आगे बढ़ चुके थे। अब वो क्या करता है कि वो वहाँ जाकर जब अलग रहना शुरू कर देता तो गुजर बसर कैसे करे, तो वो टैक्सी ड्राइविंग सीखता है। उसने ड्राइविंग सीखी और ड्राइविंग सीखने के बाद में वो करनाल के डीपीएस स्कूल की बस में एक स्कूल की बस का चालक बन जाता है, ड्राइवर बन जाता है। वहाँ बस चलानी शुरू कर देता है। उसके एवज में जो उसको सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, उससे अपना और अपनी पत्नी का खर्चा वो चलाता है, क्योंकि वो किराए के कमरे पर भी रहता था उचाना गांव के अंदर। लेकिन जब उनकी मारपीट तक हो गई और उसके पिता की हद हो गई कि भाई मैं, उसके पिता कहते कि मैं तुझे एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। अब वो महाभारत वाली मिसाल उनके अंदर होनी शुरू हो गई। वो कहता है कि मुझे इस संपत्ति में हिस्सा चाहिए, पिता कहता है कि मैं हिस्सा नहीं दूंगा। अब वो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी उसके मन में इतनी नफरत हो जाती है, वो फिर फ्लैशबैक पहुंच जाता है जब वो 13 साल की जो अवस्था में अपने पिता से नफरत किया करता था, कि माँ के साथ किस कदर वो मारपीट किया करता था। वही सीन उसके दोबारा से उसके अंदर, जहन के अंदर दौड़ने शुरू हो जाते हैं और वो अंदर ही अंदर इतना कुंद हो जाता है, इतनी नफरत करने लगता है अपने पिता से। वो एक दिन ऐसा इरादा बना बैठता है कि अब केवल एक ही रास्ता है कि पिता को किसी प्रकार से रास्ते से हटाया जाए, तभी ये घर बच सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उसके लिए उसने ऐसी चीज़ें देखी कि ऐसा क्या किया जाए कि भाई पिता का कत्ल भी हो जाए और तेरा नाम भी ना आए। उसने तरह तरह की क्राइम स्टोरी, क्राइम सीरियल उसने देखने शुरू करे। काफ़ी चीज़ें उसने क्राइम की देखी कि कैसा क्या हो सकता है जिससे सबूत ना मिले और तेरे पर शक ना हो। उसने वो सारे बड़ी तरकीब से, बड़ी चालाकी के साथ में योजना को अंजाम दिया। 13 मार्च की रात को 12 बजे वो घर से जाता है अपने, जहाँ वो उचाना गांव में रहता था, वहाँ से जाता है अकेला और अपने ऊपर चादर ओढ़कर, मोटी चादर ओढ़कर वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ देखता है कि गेट लगा हुआ था। दूसरे रास्ते से, ऊपर से दीवारों से होकर वो अपने घर में, अपनी माँ के और पिता के घर में वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि माँ सोई पड़ी है और पिता भी दारू के नशे में सोए पड़े हैं। और वो इस नशे का वो फ़ायदा उठा लेता है और फ़ायदा उठाकर जैसे वहाँ पिता उसके पंखे में सो रहे होते हैं, पंखे के स्विच से जो उसका प्लग लगा हुआ था पंखे का, वो हटा देता है और उसके स्थान पर जो ड्रिल लेकर गया था, ड्रिल की मशीन वो लेकर गया था जहाँ वो बस चलाता था, बस के ड्रिल वहाँ से आई थी। जहाँ इस स्कूल की बस चलाता था, उस बस के ड्राइवर लोग वहाँ स्कूल में पहुँचा और उनसे बोला कि मुझे ऐसे ऐसे अपने घर में कुछ काम करना है, कुछ छेद करने, मैं एक आध दिन में आपकी ड्रिल की मशीन वापस दे दूंगा, आप मुझे वापस दे दो। बड़े सातिराना तरीके से उसने इस बात को अंजाम दिया, क्योंकि ताकि शक ना हो, क्योंकि वो ड्राइवर था, उसके पास इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। ड्रिल मशीन का चाकू वगैरह अगर लेकर जाता तो शक हो सकता था। इस करके उसने इस घटना को अंजाम दिया। वो सीसीटीवी फुटेज में ना आए इस करके वो चादर ओढ़ कर गया, किसी को पहचान ना पड़े इस करके वो चादर ओढ़ कर, मुँह ढककर, अपना ढाटा बांध कर वो अपने घर में पहुँचता है। अब जब वो वहाँ पिता के पास ड्रिल मशीन को लेकर वहाँ पहुँचता है और जैसे ही पिता के पास पहुँचा और पिता उठ ना जाए इस करके मुंह में कपड़ा ठूस कर और मुंह उसका बंद कर लेता है और एक हाथ से ड्रिल की मशीन को दबाकर पहला छेद उसके सर में आर पार कर देता है। और जैसे ही ड्रिल मशीन सिर की खोपड़ी पर उनकी चली और सिर से
जैसे कि पानी का फव्वारा उठता है, इसी प्रकार खून का फव्वारा ऊपर को उठा, उसके सारे कपड़ों पर खून का फव्वारे से छींटे आने शुरू हो गए। आसपास की दीवार पर भी छींटे लग गई और वहाँ सब खून ही खून हो गया। फिर उसने दूसरा वहाँ से ड्रिल मशीन को निकाला और निकाल कर दूसरा छेद उनके गले में कर रहा था। जैसे ही वो गले में करनी शुरू करी, इस पर ड्रिल मशीन की आवाज़ सुनकर कमरे में सो रही उसकी माता जो राजबाला होती है उसकी आंख खुल जाती है और वो दौड़कर भजी भजी उसके पास आती है। उसको वहाँ का दृश्य देखकर वो दंग रह जाती है। वो देखती है कि ये क्या हो रहा है, उसको समझ में नहीं आती। और वो कहता है उस वक्त कि माँ तू चिंता मत कर, आज सब चीज़ों का हल हो गया है, आज मैंने अपना बदला ले लिया है। मैंने वो बदला ले लिया जो मैं 13 साल का था, उस वक्त मैं अपने मन में सोचता था कि मुझे अपने पिता से बदला लेना था, और ऐसा करने में तू मेरा साथ दे और हमारे घर में आगे को झगड़ा नहीं होंगे, इनकी लाश को हम कहीं एक्सीडेंट दिखा देंगे, ठिकाने कर देंगे, तू मेरा साथ दे, सहयोग कर। लेकिन माँ मना कर देती है। माँ कहती है कि मैं किसी प्रकार का तेरा सहयोग नहीं करूंगी, तू ये गलत रास्ता अख्तियार कर रहा है, तू अपने पिता का कत्ल कर रहा, विवाद अलग विषय है, ऐसा कदम क्यों उठा रहा, ये तो बिल्कुल जघन्य अपराध है, अमानवीय कृत्य है। लेकिन वो नहीं मानता, नहीं मानता तो वो पड़ी लाश को देखकर अपने पति की उसकी चीख निकलनी शुरू हो जाती है, वो रोया पीटना शुरू कर देती है। अब इस दृश्य को देखकर उसका बेटा हिम्मत सिंह हिम्मत तोड़ देता है। वो सोचता है कि शायद अगर माँ ने और चीखना शुरू कर दिया तो पड़ोस वाले जाग जाएंगे, पड़ोस वाले देखेंगे, क्योंकि रात्रि का 12 बजे का लगभग समय था, और सब इकट्ठे हो जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। जब वो नहीं मानता तो अपनी माँ के पास जाता है, माँ का सबसे पहले गला पकड़ लेता है, गला दबाता है। गला दबाते ही माँ बेहोश हो जाती है और उस बेहोशी की हालत में सबसे पहले माँ के सिर में भी वो उसी ड्रिल मशीन से छेद कर देता है, उससे भी खून के फव्वारे फूटते हैं। फिर उसके उस ड्रिल मशीन को उसके खोपड़ी से निकालकर फिर उसके गले में दोबारा से ड्रिल मशीन को चलाता है और उसके गले से भी खून के फव्वारे फूटते हैं और दोनों वहाँ पर धराशायी हो जाते हैं। सारे फर्श पर पानी की तरह खून चल रहा होता है, खून के छींटे लगे होते हैं। अब वो ये कृत्य कर तो बैठता है, लेकिन अब उसके सामने समस्या ये थी कि इन लाशों को लेकर कहाँ जाए, इस जघन्य अपराध को छिपाए कैसे, पुलिस से बचे कैसे। अब इस सारी चीज़ों से बचने के लिए उसने सबसे पहले तो दोनों लाशों को दरी में लपेटकर एक के ऊपर एक दोनों लाशों को रख दिया और वहाँ कपड़े से सारा धोया उसने और सारा जो खून के छींटे लगे हुए थे उसको साफ किया। साफ करने के बाद में वो जो उसकी एक कार होती है, कार को घर के अंदर लाता है बाहर से, और कार के अंदर लाने के उसका डिग्गी जब खोलता है वो, उसके दिमाग में आती है डिग्गी खोलने से अगर मैं लाशों को दोनों को ऐसे ही डिग्गी में रख लेता हूँ तो खून के छींटे वहाँ उसके डिग्गी में आ जाएंगे और पुलिस को शक पड़ जाएगा। अब उसने क्या काम करा, उससे पहले उसने रिझाई ली ताकि जो उनके अंदर खून निकलेगा वो रिझाई में के जो अंदर गद्दा होता है, रुई होती है, रुई उस खून को वो सोख लेती है। वो इस करके सबसे पहले रिझाई नीचे अंदर बिछाता है और रिझाई बिछाने के बाद में उसके ऊपर से दोनों लाशों को उसके ऊपर रखता है और लाशों को रखकर वो गांवों के रास्ते हुए गगसीना नहर के अंदर दोनों को वहाँ डाल देता है। अब ये वहाँ बड़ा किसी को पता नहीं होता चूँकि होली का दिन था। अब वो उधर तो ये सोचते हैं लोग कि कहीं गए होंगे वो, इस करके ही उसने उस घटना को अंजाम दिया था। और उसने इतना चालाकी से काम किया कि जिस वक्त वो घटना को अंजाम देने दोनों माँ और बाप का कत्ल करने आया था, अपना फ़ोन भी घर पर रख कर आया था ताकि कल को पुलिस ट्रेस ना कर सके नंबर से कि कहाँ गया था, क्या क्या लोकेशन थी, लोकेशन ट्रेस करके कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। इस करके फ़ोन भी अपने घर पर छोड़ कर गया था। इतने में ही क्या देखते हैं कि वहाँ आसपास उसका जो माँ की लाश थी वो नहर के ऊपर किस तरीके से आ जाती है और वो लाश 16 मार्च को पुलिस को मिल जाती है। जब वो पुलिस को मिलती है, पुलिस उसको लावारिस लाश के रूप में रखती है, लेकिन उसका पता कैसे चलता है कि वो उसकी माँ थी। अब इसके पीछे जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों ने देखा कि यार होली का दिन है, आज रंग का दिन है और ये लोग अपने घर में बंद हैं कि चक्कर क्या है। जब उन्होंने आवाज़ें किवाड़ खटखटाए, आवाज़ें दी तो कोई अंदर से नहीं निकला।
तो जो पड़ोसी लोग थे कुछ ने ऊपर को उठकर उन लोगों ने देखा, खड़े होकर पड़ोसियों ने वहाँ देखते हैं कि भाई वहाँ तो घर में, चूंकि वो रात में भूल गया था कि कुछ खून के छींटे, कुछ खून के निशान, कुछ वो सबूत वहाँ छोड़ चुका था, वहाँ थे खून के। उन्होंने देखा यहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। तब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस ने वहाँ संपर्क किया कि हाँ एक लावारिस लाश वहाँ मिली है। जब पड़ोसियों ने को वो लाश दिखाई तो वो समझ जाते हैं कि यही इसके घर की मालकिन की लाश है। अब सवाल पुलिस के सामने सबके ये था कि आखिर इसकी हत्या की कैसे। वो बेटे से पूछताछ करती है, बेटा कहता मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं अपने घर पर हूँ, मेरा तो घर उचान में है, अलग किराए के कमरे पर रहता हूँ, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है जाने का। लेकिन पुलिस और सख्ती से पूछती है। जब वो उसको इस करके ही वो सीसीटीवी फुटेज में ना आए, इस करके ही वो चादर ओढ़ के गया था, लेकिन कार ले जाते वक्त पड़ोसियों के जो ये तीसरी आंख जिसको कहते हैं सीसीटीवी कैमरे में वो आ गया। पुलिस को शक हुआ और सीसी कैमरे की बिना पर पुलिस ने उस बेटे से यानी कि हिम्मत सिंह से कड़ाई से पूछताछ की और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद में उसने सारा गुनाह कबूल किया कि मैं 13 वर्ष की अवस्था में था, मैं तब से लेकर और आज तक अपने पिता से नफरत करता था कि उन्होंने किस कदर घर का माहौल ख़राब किया था, मेरे माँ को मारते थे और उसका सारी चीज़ों का, प्रॉपर्टी का, सारी चीज़ों का बदला लेने के लिए मैं केवल पिता को मारना चाहता था। लेकिन माँ को पता चल गया और माँ इसका भंडाफोड़ ना कर दे। माँ ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे उम्मीद थी कि माँ इस कुकृत्य में मेरा साथ देगी, लेकिन माँ ने साथ नहीं दिया। माँ मेरे पिता के पक्ष में रोने लगी, अपना भेद ना खुल जाए इस करके मैंने माँ का भी कत्ल कर दिया। तो ये इस करके ऐसे उस कत्ल को अंजाम दिया गया। ये एक ऐसी घटना है कि जिसको सुनकर हर एक का हृदय द्रवित हो जाएगा, डर जाएगा, एक सहम सीने की अवस्था आ जाएगी। तो दोस्तों इस कहानी बताने के पीछे, सच्ची कहानी की घटना बताने के पीछे किसी की भावनाओं को मेरा मकसद ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सतर्क रहना है, रिश्तों की मर्यादाएं बनाए रखना है, अपने समाज में सतर्कता बरतनी है, अपने बच्चों में सतर्कता बरतनी है, अच्छे संस्कार देने हैं। मैं फिर किसी सच्ची घटना के साथ आप सबके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।